बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया दूसरा टेस्ट मैच, 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर होगी। इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है और अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो 336 के भारी मार्जिन से इंडिया ने फतह समेटी है। अगर टारगेट की बात की जाए तो 608 रन का टारगेट दिया गया था। इस टेस्ट मैच में बहुत से रिकॉर्ड बने। हमने देखा कि 269 रन की इनिंग्स शुभमन गिल की तरफ से खेली गई और दीगर भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो शुभमन गिल ने अपने नाम किए हैं। 7 मुसलसल शिकस्त के बाद ये 8वां मैच गालिबन इस ग्राउंड में इंडिया की टीम जो है वो जीतने में कामयाब हो गई है। चूंकि अब इंडिया की बात हो रही तो साथ ही साथ ये भी खबर शेयर करता चलूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जय शाह जो कि ICC के चेयरमैन हैं, उनके अलावा एक और अहम ओहदे पर एक भारतीय को तैनात कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 25 ममालिक से अराउंड 2500 जो रिक्वेस्ट थी वो वसूल हुई हैं। उनमें से संजोग गुप्ता की तकरीर जो एज चीफ एग्जीक्यूटिव वो उनको हायर कर लिया गया और वो मार्च से जो है वो अपनी जिम्मेदारियां जो वो शुरू किए जाएंगे और ये रिक्रूटमेंट की इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं। इसके अलावा जी, पाकिस्तान क्रिकेट ने जो बेहतरी की जानिब कदम रखा है वो बेहतरी ये है कि जो पाकिस्तान चैम्पियंस कप था अब वो ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ एक सीज़न गुजरा, 1 साल के बाद ये चैंपियंस कप ख़त्म कर दिया गया है। अब बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि जब इनको लाने वाले इस पर क्या पूरी वर्किंग नहीं की गई थी? क्या एक सीज़न ने ही ये बता दिया कि जनाब ये कारआमद काम नहीं है? क्या हम दोबारा से वो वाला सारा सिस्टम वापस लाना चाह रहे हैं जो क्लब क्रिकेट और दीगर क्रिकेट ख़त्म कर दी गई थी, डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म कर दी गई थी, 6 टीमों वाला सिस्टम ले आया था? अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो फिर जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था उन मेंटोर्स के साथ, जो 5 से 6 मेंटोर्स हायर किए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुएब मलिक ने अपने आप को अलग किया, बाकी अभी भी इस आस और उम्मीद पर बैठे हैं कि वो खुद निकालेंगे तो हम 3 महीने की सैलरी लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इस सारी सूरत पर बात करनी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ अहमद कुरैशी ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये इंग्लैंड इंडिया टेस्ट मैच आखिर क्या हो गया? इंग्लैंड की टीम जिस तरह से कोलैप्स कर गई पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल पट्टा ही बैठ गया ना उनका। शुभमन गिल की इस कदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी थी बीइंग कैप्टन। बॉलर्स ने बहुत अच्छा साथ दिया। हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था कि बुमराह जैसे प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन उनके ना होने के बावजूद जिस तरह से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ने इस टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है, कमाल। देखें, यकीन हम जब भी बेसबॉल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें 1 डायमेंशनल क्रिकेट जो है वो देखने को मिलती है। लगता ही है कि इंग्लैंड ने बतौर क्रिकेटिंग नेशन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब टेस्ट मैचेस में हार भी होगी और जीत भी होगी। तो जिस तरह से जीत को सेलिब्रेट किया जाता है उस तरह से हार को भी वो बआसानी कबूल कर लेते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में उनके जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे फील्ड के ऊपर भी, उनके भी चेहरों के ऊपर कोई ऐसा तासुर नहीं नज़र आएगा कि जिस तरह चैम्पियन टीम में होता है कि मतलब हारने के बाद उन्हें ये फील होता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये ख़त्म हो गई बात। लेकिन इंग्लैंड के हाँ में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ पर वो एक्स्ट्रावेगेंट किस्म की कामयाबियाँ हासिल करते हैं बेसबॉल से, वहीं पर हमें ये लगता है कि इनका कोई और गेयर है ही नहीं। जब ये पता चल चुका था कि 72 पर 3 आउट हो गए हैं, 608 रन चेज करने हैं और ये तकरीबन नामुमकिन है कि आप इस टारगेट को चेज कर लें। पहले सेशन में बारिश की वजह 10 ओवर भी ज़ाया हुए हैं, उसके बावजूद भी इंग्लैंड के उन बैटर से जिनकी मिसालें देते नहीं थकते हमारे बोर्ड वाले, जिनके स्ट्राइक रेट की, जिनके रन रेट की, उनसे 80 ओवर तक बैटिंग नहीं की गई। और ये को पहली बार नहीं हुआ। जिस पिच के ऊपर भी आपको ज़रा सा रफ बनता हुआ नजर आएगा, जहां बॉल हल्का सा स्पिन होगा या टर्न होगा, वहां पर आपको इंग्लैंड के बैटर्स मुश्किल में आते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरह से कल मतलब जो 4th डे था उसमें जो रूट की भी अगर आप विकेट देखें तो वो जो सामने खेलने वाला बॉल था उसको वो ऑन साइड पर खेल गए। तो जहां जो रूट जैसा एक्सपीरियंस्ड और सीजन बल्लेबाज भी इस वक्त जो है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जब आपको प्रोलॉन्ग करनी है, जब आपको लेकर चलना है और आपको एक पूरा दिन खेलना है। ज़ाहिर है कभी कभी टेस्ट क्रिकेट में टीमें सर्वाइवल मोड के अंदर भी आती हैं। तारीख में बहुत से ऐसे टेस्ट मैच हुए हैं कि जहां पर किसी एक बैटर ने या एक पार्टनरशिप ने पूरा टेस्ट मैच वो सेव करके दिया है। और खासतौर पर उस वक्त जब इंग्लैंड की टीम 1-0 की बढ़तरी हासिल किए हुए है, उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली अप्रोच थी। और जिस तरह से कल भी आपने देखा, क्रिस वोक्स के से पहले 2 छक्के लग चुके थे और वो बिल्कुल एक नॉनसेंस किस्म के शॉट मारते हैं, वो भी आउट हो गए। तो हमें ये कहीं भी नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो ये सलाहियत अपने अंदर रखती है कि वो ये 80 ओवर गुजार पाए, जिसके सिर्फ बैट थ्रू करना कहा जाता है, जिसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि बॉल को आपने उसके मेरिट के ऊपर खेल देना है या उसको लीव कर देना है। तो बेसबॉल जहां इंग्लैंड को नाकाबिले यकीन किस्म की जीत दिलाता है, वहीं पर उसका ये रुख भी है, ये पहलू भी है कि इनके पास और कोई गियर नहीं है, क्योंकि इनके प्लेयर उस तरह से तैयार ही नहीं हुए हैं कि वो बैट थ्रू कर सकें पूरा एक सेशन या 2 सेशन। कल हल्का सा बॉल घूम रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी इंडियन बॉलर्स की, लेकिन सीम हो रहा था बॉल, सीम मूवमेंट बहुत अच्छी थी। ये हैरी ब्रूक की विकेट भी इस वक्त चल रही है उसके ऊपर, वही बॉल अगर आप देखें, और साथ में रफ क्रिएट हुआ था, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। तो जहाँ हल्का सा बॉल घूमना शुरू हुआ वहाँ इंग्लैंड के बैट्समैन जो है वो आपको मुश्किल में नजर आए।
अहमद कुरैशी साहब, सर आपको क्या बैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, कल वही अगेन बेसबॉल वाली बात के या तो जीत है या फिर हार है, ये बीच वाला जो ड्रॉ वाला सिस्टम है ना वो इंग्लैंड ने शायद अपनी टेस्ट क्रिकेट से निकाल दिया हुआ है। जिस तरह से अहमद सईद ने भी कहा कि हो सकता था, ये पॉसिबल था कि ड्रॉ की तरफ ये गेम जा सकती थी, लेकिन जल्दबाजी का शिकार दिखाई दिए, या फिर आपको लगता है कि इंडियन बॉलर्स ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल परफॉर्म किया है इस सेकेंड टेस्ट, पूरे टेस्ट में, पहली और सेकेंड इनिंग्स में? सईद साहब को भी बहुत बहुत सलाम। आई होप यू बोथ आर डूइंग वेल। अच्छा, जहां तक बात है इस टेस्ट मैच की, तो मेरे ख्याल में जितनी कोशिश इंडिया ने की इस टेस्ट मैच को जीतने की, उससे ज्यादा इंग्लैंड ने कोशिश की इस टेस्ट मैच को हारने की। मतलब ब्लंडर पे ब्लंडर इंग्लैंड की टीम करती रही, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। अब जब आपको ओवर कॉस्ट कंडीशंस भी मिली हुई हैं, फिर जब मैच कहीं ना कहीं आपके पास ये चांस है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको फिर क्या जरूरत है उल-जुलूल शॉट्स मार के और वो मैच बिल्कुल ही इंडिया के जो है ना वो पॉकेट में डालने की, जब आप उस मैच को आराम सुकून से ड्रॉ कर सकते थे। अब इंग्लैंड की टीम की भी कुछ समझ नहीं आती, जब से एक तो इन्होंने बेस बॉल वाली टर्म इंट्रोड्यूस कराई है, ये क्या सोचते हैं या ये क्या करना चाहते हैं। समटाइम्स इनकी एग्जीक्यूशन चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो इस तरह की होती है जैसे जिसका कुछ सर पैर ही नहीं होता। अब कल वाले मैच में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में जब इंग्लैंड के 5 या 6 आउट थे भी, तब भी इंग्लैंड आराम सुकून से उस मैच को ड्रॉ कर सकता था। चेस तो हो ही नहीं सकता था ना, जाहिर है 400 प्लस रन रहते थे, 450 प्लस। तो फिर इस तरह की उल जुलूल शॉट्स मारने का या जल्दबाजी करने का मतलब क्या मतलब था, वो चीज मुझे समझ नहीं आई। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रही है इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड पाकिस्तान में भी टेस्ट सीरीज हार के चली गई थी इन्हीं हरकतों की वजह से। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसेंट पास में हमने देखा है कि इंग्लैंड ने जो टेस्ट मैचेस में खासतौर पे स्ट्रगल की है या जीतने में नाकाम रही है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो कि एक टाइम पे बड़ी से बड़ी टीम्स को वन साइडेडली टेस्ट मैचेस हराती रही है, अब वो इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचेस ड्रॉ करने में भी नाकाम होती है। उसकी यही रीजन है कि जब आप बेस बॉल के नाम पे या एग्रेसिव माइंडसेट या एग्रेसिव इंटेंट के नाम पे इस तरह के उल जुलूल हरकतें करते हैं, तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब एग्रेसिव माइंडसेट का या एग्रेसिव इंटेंट का या बेस बॉल का ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो सर पैर से बिल्कुल पैदल हो जाएं और बेवकूफ़ी वाले फैसले करें और इस तरह की रबिश क्रिकेट खेलें। जहां तक इंडिया की बात है, मेरे ख्याल में इंडिया से ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि वो इस मैच में आउटस्टैंडिंग खेले। शुभमन गिल की कैप्टेंसी टॉप नॉच रही, उसकी बैटिंग टॉप नॉच रही थ्रू आउट दोनों टेस्ट मैचेस में। इसी तरह से अगर हम ओवरऑल इंडिया की टीम को देखें तो बड़ी एक बैलेंस साइड नजर आती है। उनकी जब टीम बैटिंग कर रही होती है तो लगता है बैटिंग ट्रैक है, जब उनकी टीम बॉलिंग करने के लिए आती है तो लगता है बॉलिंग ट्रैक है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि इंग्लैंड में जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं, उसके बावजूद अगर इंडिया की टीम 400, 500, 600 रन लगाती है बोर्ड पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की बॉलिंग की नालायकी साबित करती है ये चीज़। बिल्कुल ठीक है अहमद सईद साहब, बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंग्लैंड की भी बैटिंग हमने देख ली उसी पिच पर, ठीक है उनकी अपनी गलतियाँ थी, लेकिन टॉस पर बहुत बात की जा रही थी कि इस तरह इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करना, पहले तो यहीं से ही जो मैच का आगाज़ ही इंग्लैंड के हक में नहीं रहा। देखें, इंग्लैंड जो है वो हमेशा अपने होम कंडीशंस के अंदर यही जो रवैया है वो अख्तियार रखता है, यही ऑप्शन वो चूज़ करते हैं कि वो चेज़ करने के लिए जाते हैं। क्यों? और चेज़ करने में इंग्लैंड का जो पिछला जो रिसेंट पास्ट है 3-4 सालों में, वो रिकॉर्ड में उनका बहुत अच्छा है, तो उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। फिर उसमें दूसरी बात ये होती है कि देखें पिच जिस तरह की भी हो, टेस्ट क्रिकेट में आम तौर पर चौथे और 5वें दिन ज़रा सा रफ क्रिएट होता है पिचेस के ऊपर, और ये मेरा ख्याल है सिवाय लीड्स के शायद इंग्लैंड में भी कोई ऐसा पिच नहीं है कि जिसमें पिच जो है वो आखिर दिन तक इस तरह सेम रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। लीड्स की पिच के बारे में मतलब ये कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। इंग्लैंड की जब से ये बेस बॉल आई है उस वक्त से एक टर्म इनके साथ एसोसिएट हुई है कि ये फ्लैट ट्रैक बॉलीज हैं। इनको जब तक अपनी कंडीशंस के अंदर अपनी मर्जी की पिचें मिलती रहेंगी, वहाँ पर ये आपको रन भी करके देंगे, वहाँ पर ये आपको जीतते हुए दिखाई भी देंगे। लेकिन बाहर जहाँ पर इंडिया में ये 4-1 से हार कर गए, पाकिस्तान में है ये 2-1 से हार कर गए, उसके अलावा बाहर इनका जहाँ भी आप देखेंगे
एशियन में भी ये जाते हैं तो इनके अक्सर टेस्ट मैचेस जो है वो चौथे दिन पर नहीं जाते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि हम बेसबॉल को एज अ केस स्टडी इस्तेमाल करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद बेसबॉल ने क्रिकेट तब्दील कर दी है या उसने को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है क्रिकेट को। उसका यह निकला है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट्स की बातें होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में हमारे टेस्ट मैचेस, मतलब जो हमारे पिछले आखिरी 15 टेस्ट मैच हुए हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि 2 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो 5वें दिन तक गए हैं, बाकी 4 दिन में खत्म होते रहे हैं। उसके बावजूद भी हम ये बातें करते हैं कि प्लेयर्स के जो टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट्स हैं वो ठीक नहीं है। मुझे याद है इमामुल हक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रहा था, इमामुल हक ने सबसे लंबी बारी ली उस टेस्ट मैच के अंदर, सब ज्यादा बॉल्स होने कंज्यूम की। अगले टेस्ट मैच में इमामुल हक को ये कहकर ड्रॉप कर दिया गया था कि आपका स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, जबकि टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया था। पाकिस्तान में एक प्लेयर था उस्मान सलाहुद्दीन, अंडर 19 में तवील अरसे तक वो खेले हैं, 10,000 से तकरीबन 10,000 के करीब उनके फर्स्ट क्लास रन है, 157 फर्स्ट क्लास मैच है उनके, और एग्जैक्टली 9,875 रन है मेरा ख्याल है उनके। वो एक टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से खेल पाए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें भी ये कहकर ड्रॉप कर दिया गया था कि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो बेसबॉल है जिसको एज अ केस स्टडी यहाँ पढ़ा जाता है, पाकिस्तान में समझा जाता है, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, जो समझा रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट क्या होती है। क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग जीरो है, लेकिन चूंकि बज़ वर्ड्स एसोसिएट हो गए हैं बेसबॉल के साथ, और मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट और स्ट्राइक रेट और इस तरह के जो 4-5 खूबसूरत अल्फाज हैं, ये बयान करके लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की जाती है। उस नतीजा निकला है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 5 दिन का टेस्ट मैच पूरा नहीं खेल पाती है। तो ये वो बेसबॉल है जिसकी कल उन्होंने मिसाल जो पेश की, उनसे 80 ओवर नहीं खेले गए, जबकि सिर्फ वो 80 ओवर बैट थ्रू करना था, आपको सिर्फ वो खेल देने थे। आपके जहन में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थे कि आप उसको जो है वो चेज कर पाएंगे। कल तो यही पता था कि चेज नहीं होगा, तो सिर्फ वो ओवर खेलने थे और वो उनसे नहीं खेले गए। तो इतनी लिमिटेशंस हैं बेसबॉल की भी। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड को 12 इंग्लैंड के स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात यकीन अभी आप भी थोड़ी देर बात करेंगे यहाँ पर, इंग्लैंड के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ये बात की दाद तो यकीनन देनी पड़ेगी। उनके बोर्ड ने जब ब्रेंडन मैकलम को हायर किया तो उन्होंने फिर ये जहन बना लिया कि हम जीतेंगे या हारेंगे। उसके नतीजे में किसी किस्म की कोई तब्दीली आपको देखने में नहीं मिलती है। बेन स्टोक्स 1 टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच हारने के बाद तब्दील नहीं हो गया। ब्रेंडन मैकलम 1 सीरीज 2 सीरीज हारने के बाद तब्दील नहीं हो गया। उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया, अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स के उसके क्या नतीजे बरामद हुए, इंग्लैंड ने एक T20 वर्ल्ड कप उससे जीता है, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप उन्होंने से जीता, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उस प्लानिंग के साथ, उस इंटेंट के साथ स्टिक किया, चाहे उसके नतीजे जो भी निकले। हमारे यहाँ मतलब एक सीरीज नहीं, एक मैच के बिना पर उतने शर्ट में तब्दील नहीं करता जितने पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीलियां। एग्जैक्टली, एक मैच के बिना पर 20 से ज्यादा बार कायदम ट्रॉफी का फॉर्मेट तब्दील किया चुका है, 20 से ज्यादा बार। बिल्कुल ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट की चूंकि बात हो रही है, इस हवाले से इसको रिलेट किया जा रहा है। पिछले टेस्ट मैच में आपको याद होगा बुमराह ने 5 किया, ठीक है। अगले टेस्ट मैच में उसको बिठा दिया गया, वर्कलोड मैनेजमेंट कहें या जो भी कहें, या बुमराह की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता, किसी एक बॉलर ने पांजा लगाया होता और उसके बाद उसको ये कह दिया जाता कि आप इसमें बाहर हैं, या फिर वो खुद तो सोच ही नहीं ना सकता, हमारे में तो इतनी वो लालच है कि वो खुद बाहर बैठने का सोच नहीं सकता। अब वो बाहर बैठा, आकाशदीप ने पहली इनिंग्स में 4 आउट किए, दूसरी में 6 आउट किए। अब ये कितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया प्लेइंग 11 को लेकर कि बुमराह को तीसरे टेस्ट में, हालांकि शुभमन गिल ने कहा था डेफिनेटली वो तीसरे टेस्ट मैच में आएंगे। तो आप समझते हैं कि ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम से सीखनी पड़ेंगी, बीइंग क्रिकेट प्लेयर। अगर प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स को प्लेयर से, बोर्ड को बोर्ड से, मैनेजमेंट के हवाले से। देखिए हमजा, ये जो आपने बात की है ना कि बुमराह ने 5 विकेटें ली, उसके बावजूद उसको अगले टेस्ट मैच में बिठा दिया गया, क्योंकि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है। उनको अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे पूरा एतमाद था कि आकाशदीप अगर बेंच पे बैठा हुआ है, वो जब प्लेइंग 11 में आएगा तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी या ये पोटेंशियल है कि विदाउट बुमराह वो हमें ब्रेक थ्रूज दिलवा के देगा और मैचेस जीत आ सकता है। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने बैट बॉलिंग की पहले टेस्ट मैच में, उसके बावजूद उसको उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमने कभी इतनी स्ट्रांग होने ही नहीं दी। हमने उन्हीं प्लेयर्स की मनोबलियों को चलाया, वही प्लेयर जो पिछले इतने अरसे में फेल होते रहे हैं उन्हीं को हम घसीटते रहे। शाहीन अफरीदी को हम ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह इस्तेमाल करते रहे, नसीम शाह को हमने ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह इस्तेमाल किया और उनसे वो काम भी लिए, वहाँ भी उनसे बॉलिंग कराई कि जहाँ पे उनकी जरूरत ही नहीं थी। उसकी वजह ये थी
कि आपके पास कोई बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं थे, आपने कोई बॉलिंग ऑप्शन नहीं, ये मैनेजमेंट ने शाहीन को रगड़ा दिया, नसीम को रगड़ा दिया, हारिस को रगड़ा दिया, या इन्होंने खुद भी ये फैसला नहीं किया? अगर शाहीन को पता था कि मेरी इंजरी एक है, मैंने एक लंबा खेलना है, मेरी भी 17-18 साल उम्र है, वो खुद भी तो कह सकता था ना। एक बॉलर में अपनी गट्स होने चाहिए, मैं नहीं खेल सकता टेस्ट मैच, तो खुद को भी चाहिए था कि अपने आप को साइड पे कर ले अगर लंबी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन नहीं, पैसे का लालच, उसके साथ साथ कप्तानी का लालच। देखिए हमजा, हमारे यहाँ एक कल्चर ये है, हमारे यहाँ एक ये कल्चर बन चुका है और एक ये माइंडसेट बन चुका है प्लेयर्स का कि अगर हम किसी मैच में बेंच पे बैठ जाएंगे, जो बेंच पे बैठा हुआ है वो जब प्लेइंग 11 में आएगा, अगर वो परफॉर्म कर गया तो शायद हमारी जगह ये डर है, ये बिल्कुल ये तलवार लटकी रहती है। हाँ, ये उसकी वजह क्या है कि हमारे लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए उनकी जात ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्क से। इंडिया में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें, इनको हम बड़ी टीम्स कंसीडर करते हैं। क्यों बड़ी टीम्स कंसीडर करते हैं? क्योंकि उनके प्लेयर सेल्फलेस हैं। वो जब देखते हैं कि हाँ, अगर मेरे से बेहतर ऑप्शन है, मेरे से बेहतर प्लेयर है जो डिजर्व करता है। अब आप देखें कि युजवेंद्र चहल, अगर व्हाइट बॉल की मैं बात करूं तो वो बड़ा जबरदस्त उनका स्पिनर है, लेकिन उसके बावजूद उस बेचारे की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही क्योंकि कुलदीप यादव परफॉर्म कर गया उसकी एब्सेंस में। तो अब कहने का मकसद ये है कि कुलदीप यादव को भी उसके बावजूद वो वहां यूज करते हैं जहां पे उसकी जरूरत हो। इसी तरह बुमराह हो गया या शाहीन हो गया, ये होते हैं आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स। इनको आपने ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए की तरह नहीं चलाना होता। डिस्पाइट आप हारो या जीतो, आपने अपने प्लेयर को बचाना होता है। वर्कलोड मैनेजमेंट प्लेयर्स को बचाना, साथ फाइनेंशियली भी बचाना ना। अहमद कुरैशी साहब, फाइनेंशियली सपोर्ट बड़ी ज्यादा जरूरी है। अहमद सईद साहब, आप जिस तरह कह रहे थे कि जब ऋषभ पंत को ये एक्सीडेंट हुआ, उनका रिहैब चल रहा था, या बुमराह, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकाला, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा ताकि ज़हनी तौर पर प्लेयर को पता हो कि भाई जब जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो अभी तक अलाइव है, मैं वापस आऊंगा, कम बैक करूंगा, अगर मैंने परफॉर्म किया तो ठीक है, अदरवाइज इसको ये टाइम। अब तो यहां पर खेलते हुए हमारे प्लेयर्स को ये नहीं पता होता कि मैं अगली दफा साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, एक सीरीज में अगली दफा में होऊंगा कि नहीं। तो ये सिक्योरिटी मेरे ख्याल इसीलिए प्लेयर जो है वो ये चाह रहा होता है कि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलूं, मैं आयरलैंड के खिलाफ भी खेलूं, मैं यूएसए के खिलाफ भी खेलूं, मैं बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलूं, मैं कीनिया के खिलाफ भी खेलूं। उसका जब टीम के अंदर जैसे कहें कि उसको मौका मिला तो वो फिर उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि मेरी सिक्योरिटी क्या है। आपने जिस तरह इन प्लेयर्स की बात की, दुनिया भर में जितने भी स्पोर्टिंग मॉडल्स हैं वो सारे इससे चलते हैं। अभी गुज़श्ता दिनों एक ट्रैजिक न्यूज़ सुनने को मिली, एक फुटबॉलर की डेथ हुई जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने भी न्यूज़ में सुना होगा। उनका जो फुटबॉल क्लब है, उन्होंने अगले 2 साल के लिए, जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट था उस क्लब के साथ, उन्होंने उसकी पूरी फैमिली के एक्सपेंसेस बेयर करने का ऐलान किया। तो दुनिया भर में जहां भी स्पोर्टिंग कल्चर्स डेवलप होते हैं वो तो ऐसे डेवलप होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गेम ही एक है जिसको क्रिकेट कहते हैं, और क्रिकेट के गिर्द सारी जो यहाँ पर फाइनेंशियल मोनोपोलीज सारी चलती हैं वो क्रिकेट के गिर्द चलती हैं। तो प्लेयर ने जो है वो घूम फिर के इसी एक गेम से पैसे कमाने हैं, और जब उनको मौका मिलता है इस सर्किट में आने का तो फिर वो उसको छोड़ने का कभी नाम नहीं लेते। और जिस तरह आपने कहा कि शाहीन खुद क्यों नहीं कह देते, नसीम शाह खुद क्यों नहीं कह देते, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं होता कि हम अगर एक बार निकल गए दोबारा टीम में वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो यहाँ वर्कलोड मैनेजमेंट से ज्यादा मसला तो जो है ना वो ये है कि प्लेयर को जो इनसिक्योरिटीज होती हैं उसके जहन के अंदर, वही उसको रेस्ट नहीं करने देती हैं, इसलिए उससे ये तय नहीं हो पाता। इससे एक नुकसान ये होता है कि प्लेयर का जो लेवल है वो भी एक सर्टेन स्टेज के ऊपर आकर इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि आप जब हर तरह की टीम के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आप उस एक्सीलेंस को अचीव नहीं कर पाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टीम के साथ खेलने के लिए। बिल्कुल ठीक है, और बड़े प्लेयर की निशानी ये है कि वो हमेशा बड़ी टीम के खिलाफ खेलता है। इवन इमरान खान के बारे में कहा गया था उस जमाने में कि किसी ने बी टीम अपनी भेजी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। तो ये एक टेम्परामेंट सेट करना चाहिए, ये एक लेगेसी जो छोड़कर गए उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्लेयर्स वही बात इनसिक्योरिटीज की, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट को डेफिनेटली सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जनाब ये सिक्योरिटीज है जिसकी वजह से प्लेयर जो है वो रेस्ट भी नहीं करना चाहता, और जब वो रेस्ट नहीं करता तो फिर ये इस तरह की इंजरीज हैं जो कि अभी हारिस रऊफ को भी है कि लीग क्रिकेट खेलने गए हैं, उस लीग से भी बाहर हो गए क्योंकि इंजरी की वजह से। अब उनका आगे आने वाला बांग्लादेश का दौरा, प्लस हमें एशिया कप खेलना है और आगे वर्ल्ड कप खेलना है। अब उनकी इंजरी कितनी प्रोलॉन्ग करती है उसकी नौयत का एक ब्रेक के बाद इस पर फर्दर बात करते हैं। मुझे दीजिए ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा जिस तरह से इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट की बात कर रहे थे, कुछ सीखना चाहिए अपने हमसाया ममालिक से, जो अच्छी चीज़ है वो अडॉप्ट करनी चाहिए और डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में देखना चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लेयर्स की बात हो रही थी कि अपनी विल पावर होनी चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि किस तरह से मैं ये सारा जो है ना लोड वो मैनेज कर सकता। तो हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं। हारिस रऊफ साहब जो जनाब MSI साहब लीग खेलने गए हुए हैं और वहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं। अब उनकी इंजरी की नौयत ताहाल अभी तक मेरे ख्याल ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, या अगर हो गया तो मुझे बताइएगा। प्लस बांग्लादेश सीरीज में वो ऑलरेडी थे, वैसे तभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद तो की जा रही थी कि वो खेलेंगे। जी, जो रिसेंट बांग्लादेश सीरीज हुई उसमें वो खेले हैं, PSL में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो उनकी मतलब इतलात तो ये आ रही है कि हैमस्ट्रिंग मसल जो है उनमें थोड़ा खिंचाव आ गया, जिसका जाहिर है कि इस मौसम के अंदर इसमें हो जाया करता है। अमेरिका में इस वक्त क्लब वर्ल्ड कप भी चल रहा है फीफा का, उसमें भी 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो टेम्परेचर वहाँ पर चल रहा है। तो उसमें जाहिर है कि इस किस्म कंडीशन में हैमस्ट्रिंग का हो जाना, ग्रोइन का हो जाना, ये हो जाती हैं। और जब आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हो कि आपको अमेरिका में जाके भी लीग खेलनी है, आपको कनाडा में जाके भी लीग खेलनी है, आपको मतलब जहाँ पे लीग अभी ओपन नहीं होती वहाँ हमारे रजिस्ट्रियाँ जो है पहले से जारी होती हैं वहाँ पे, तो इतनी क्रिकेट अगर आप खेलेंगे तो फिर जाहिर है कि इंजरियाँ हो जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। अब डाउटफुल है हारिस रऊफ की जो कंडीशन है, उसको देख के फैसला होगा कि वो बांग्लादेश सीरीज़ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए ज़्यादा वरीड हूँ वो ये है कि जो हमारा पास्ट में रिकॉर्ड रहा है इंजरीज़ को टैकल करने का PCB के मेडिकल बोर्ड का, वो ज़रा ज़्यादा खौफनाक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हारिस रऊफ अपना इलाज जो है वो वहीं अमेरिका से, जहाँ पे वो इंजर्ड हुए, वहीं से अपनी जो सारा रिहैब वो करवा के पाकिस्तान आए, ताकि यहाँ पर किसी के हत्थे न चढ़े वो। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द जो है वो फिट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम में हारिस रऊफ की ज़रूरत तो है हमें, मेगा इवेंट्स के अंदर भी और जो आगे सीरीज है उनके अंदर भी। अहमद कुरैशी साहब, पिंडी बॉय, आपके फेवरेट हारिस रऊफ साहब जो हैं वो लीग तो कोई भी नहीं छोड़ते, जिसका भी NOC मिल जाए 100 बिस्मिल्लाह फौरी तौर पर चले जाते हैं वहाँ पर। तो अब ये हैमस्ट्रिंग इंजरी, ऑल्दो ये जिस तरह से अहमद सईद ने भी कहा कि होती रहती है, प्लेयर्स को टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर और ये हो जाता है, लेकिन अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। हमने देखा शादाब कंधे को ले गए, इनकी हैमस्ट्रिंग है। नसीम के बारे में भी कुछ इतलात है, एक दो और ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको माइनर इंजरीज हैं, अनफिट फील कर रहे हैं अपने आप को। तो ये लीग क्रिकेट से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करना इनके फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकती? देखें, बिल्कुल मेरे ख्याल में जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रिकवरी टाइम आपको प्रॉपर रेस्ट से ही मिलता है। प्लेयर्स की प्रायोरिटीज पैसा कमाना है, ठीक है, समझ आती है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, इस वजह से डिफरेंट लीग्स में जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप मशीन की तरह बैक टू बैक मैचेस खेलते रहेंगे तो फिर इस तरह की इंजरीज तो आपको होंगी। हारिस के अलावा जहाँ तक आपने नसीम और शादाब की इंजरी की बात की है, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी बात है कि उनको इंजरी हुई है। किसी भी प्लेयर की इंजरी मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे। अब इनकी जगह जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएगा, एक तो मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम बेचारे को चांस मिल जाएगा, शादाब की जगह उसको प्रॉपर चांस मिल जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो पिछले 2 साल से जिस तरह से बिहेव करती आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, और जो भी कप्तान आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, पहले अबरार को भी ये लोग घुमाते रहे एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट, कि कहीं वो परफॉर्म ना कर जाए और शादाब की जगह इनसिक्योर ना हो जाए। खैर, उसको जब चांस मिला उसने परफॉर्म किया, अपनी जगह पक्की कर लिया। फिर सुफियान के साथ ज्यादती होती रही, हालांकि उसका साउथ अफ्रीका वाला टूर आप देख लें या न्यूजीलैंड वाला देख लें, वो काफी सक्सेसफुल रहा है। तो शादाब क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म भी है, तो आई थिंक कि उसको अब जरा रिकवरी में भी शायद थोड़ा टाइम लगे। अगर सुफियान है तो उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो परफॉर्म करे और अपनी जो प्लेस है उसको परमानेंट करने की कोशिश करे। जहाँ तक बात है हारिस रऊफ की, मेरे ख्याल में हारिस रऊफ T20 में उसका होना बहुत ज़रूरी है। हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाती है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो तब भी हो जाती है। तो अब वो डिपेंड करता है कि वाकई हैमस्ट्रिंग की इंजरी है या क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लेयर्स और बोर्ड दोनों बहुत सारी इंजरीज या बातें होती हैं जो वो छुपाने की भी कोशिश करते हैं। फखर को भी हमने देखा है, एक वो भी एग्जांपल है कि वो मुकम्मल फिट नहीं भी थे, तो 1-2 सीरीज उन्होंने खेली, उन्होंने बताया नहीं कि वो उनको कुछ मसाइल है फिटनेस से रिलेटेड। तो ये ट्रेंड भी है यहाँ पे। सो इस वजह से आई होप कि अगर हैमस्ट्रिंग का बताया गया तो हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो और वो जल्द से जल्द रिकवर करें। लेकिन मेरे ख्याल में PCB को भी एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा हो या कोई लीग हो रही हो, उस वक्त तो PCB वो लीग कराने वालों से नाक की लकीरें
निकलवाती है कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए तो ये हो गया तो वो हो गया तो, लेकिन जब बाहर लीग्स होती हैं तो वहाँ आप धड़ाधड़ अपने प्लेयर्स को भेज देते हैं। तो या तो थोड़ी सी प्योरिटी सेट कर लें कि आपके लिए पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर पैसा आपने कमाना है आप कमाएं, लेकिन अपने आप को जब आप प्राइम प्लेयर हैं और आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है तो फिर आप अपने आप को ज़रा सेफ भी रखें, क्योंकि आगे बड़ी क्रिकेट आ रही है, बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं और ऑब्वियसली उसमें हारिस रऊफ जैसा जो प्लेयर है उसकी तो मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ेगी। बाकी नसीम भी क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म था। समटाइम्स हमजा ऐसा होता है कि इंजरीज जो है ना वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कि आपको जब वो क्रिकेट से दूर लेके जाती हैं, जब आप क्रिकेट में वापस आते हो तो पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हो। जो आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो वो कहीं ना कहीं आपकी फॉर्म वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्लेयर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हमें थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए क्रिकेट से। अगर हम आउट ऑफ फॉर्म है थोड़ा सा फैमिली को टाइम दे, लेकिन वो इंजरी की वजह से जब थोड़ा सा दूर जाते हैं और उसके बाद जब वो कम बैक करते हैं तो हमने देखा है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फखर की भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, सैम की भी एग्जाम्पल हमारे सामने है और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप कि ये तीनों जब कम बैक करें तो अपनी प्राइम फॉर्म के साथ कम बैक करें पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक है अहमद सईद साहब, खबर में देख रहा था कि शायद आज एक्सपेक्टेड है कि बांग्लादेश टूर के खिलाफ जो वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाए, ऐसी कोई खबर है अभी तक? वैसे डेट क्या दी हुई है, कब से ये स्क्वाड अनाउंस करेंगे? देखिए स्क्वाड अनाउंस करने के बारे में मतलब कोई इसकी कंफर्म अभी तक डेट तो नहीं है, 16 को ट्रैवल कर रही है टीम। पाकिस्तान टीम का जो कैंप है वो शुरू होना है 8 जुलाई को। अच्छा, तो 8 जुलाई से पहले ज़ाहिर उसको अनाउंस करेंगे और उसके बाद जो है वो कैंप लगेगा। कैंप के बाद 16 तारीख को पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी बांग्लादेश और 20 तारीख से मैचेस का आगाज़ होगा। अब इसी को अगर हम हारिस रऊफ की वजह से रिलेट कर लें तो मेरा ख्याल है कि अगर 17 या 18 दिन अभी हैं सीरीज़ शुरू होने में, तो अगर जो हैमस्ट्रिंग जो एक्यूट लेवल हैमस्ट्रिंग है जिसका जो आगाज़ भी जब होता है तो उसको भी कम से कम रिकवर करने के लिए 15 दिन तो चाहिए होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इसको बताया है, सैन फ्रांसिस्को जो उनकी टीम है, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, उन्होंने बेन लिस्टर को ऐड भी कर लिया अपने स्क्वाड के अंदर। तो इससे ये लग रहा है कि उनकी जो इंजरी है वो थोड़ी सीवियर भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मतलब पीसीबी ऑन सेफर साइड अगर हारिस रऊफ को कंसिडर ना भी करें बांग्लादेश सीरीज़ के लिए तो भी मेरा ख्याल है कोई इतना मसला नहीं है। और बांग्लादेश में यूजुअली ज़ाहिर है कि स्पिन विकेटें होती हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा स्पिनर्स लेकर जाएंगे। तो हारिस रऊफ बांग्लादेश की सीरीज़ में अगर रेस्ट कर भी लें तो मेरा ख्याल है कि यही ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। बाकी इंजरी की नौयत देखने के बाद एक बात जहन में यकीनन ये होनी चाहिए कि जब आप इंजरी को मुकम्मल रिकवर नहीं करते तो 12 महीने के अंदर आपको 30% चांसेस होते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट ये कहते हैं कि 30% चांसेस होते हैं कि वो इंजरी दोबारा वापस आ जाती है। अच्छा। जिसको अगर आप ठीक से रिकवर करके वापस ना आए तो यहाँ पर टाइम उनको भी लेना चाहिए, पीसीबी को भी इसको देखना चाहिए और मेरा ख्याल है कोई जल्दबाजी इस हवाले से नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश सीरीज़ का जो आगाज़ है वो 20 जुलाई से होना है, उसका कैंप जो है वो 8 जुलाई शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए चैंपियंस कप के हवाले से, जो कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन जो 2025-26 है वो उनका शेड्यूल अनाउंस किया, जिसमें से चैंपियंस कप को जनाब ख़त्म कर दिया गया और ये सिर्फ एक सीज़न अभी हुआ था, जिसके लिए लाखों रुपया मैं ये कहूँगा कि लगा दिया गया था इस टूर्नामेंट के लिए। और 5 मेंटोर रखे गए थे जिसमें शुएब मलिक, मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद और एक दो और ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको एक हैवी जो अमाउंट है ना महीने का 50 लाख रुपया उन्हें देना था और उनको रखा गया। 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन टूर्नामेंट 1 साल चला, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का किया हुआ था। अहमद कुरैशी साहब, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता कि हमने कौन सा टूर्नामेंट लेके चलना है। पीजीएल सिर्फ एक दफ़ा हुई, उसके बाद ये वाला कप जो स्टार्ट किया गया ये एक दफ़ा हुआ, लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं होती ये टूर्नामेंट कितनी देर का चलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो अगले 5 साल की कर दी जाती है। इस पर डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना चाहिए कि अब उन 5 मेंटोर्स का क्या करना चले। एक तो अपने आप को उसने अलग कर लिया, बाकी 4 जो हैं वो इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि जनाब 3 महीने की सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, तो 1.5 करोड़ रुपया तो एक साइड पे हो गया हमारा। अच्छा हमजा, जब आपने सब मेंटोर्स का जिक्र किया तो आप मेंटोर्स के मेंटोर वहाब रियाज साहब का नाम लेना भूल गए आज। बिल्कुल मैं माजरत चाहता हूं। जी अदब और एहतराम के साथ नाम लीजिए। यहाँ तक बात बिल्कुल बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेना एक। अच्छा, जो चैंपियंस कप है मेरे ख्याल में ये एक अच्छा टूर्नामेंट था, इसको होना चाहिए था। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिनको आप सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, जैसे कि मेंटोर्स का जो रोल था उसको आप खत्म कर देते। पीसीबी का यही प्रॉब्लम है, जो जब अनाड़ी आप भर्ती करते हैं ना पीसीबी में तो वो फिर इसी तरह के फैसले लेते हैं, इसी तरह के ब्लंडर्स करते हैं। आप देखें कि एक अच्छा भला टूर्नामेंट ठीक है, आपने उसको डिजाइन कर लिया है, वो हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी है, लोग देखने भी आ रहे हैं। सबसे मेन चीज है कि फैंस की एक इंगेजमेंट बड़ी भी थी इस टूर्नामेंट के साथ।
लेकिन आपने बजाय इसके कि कुछ ऐसी चीजें ठीक करते जो ठीक होने वाली थी, आपने पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही खत्म कर दिया। तो ये जो एक्सट्रीम है ना कि जब हमने एक चीज लेके आनी है तो बगैर सोचे समझे ले आनी है, फिर अगर वो चीज आ गई है या वो टूर्नामेंट आ गया है और अगर वो चल रहा है तो फिर आप उसको चलने दें। उसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको आप कंटिन्यू करें, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको आप माइनस करें और उसको होने दें। अब पीजीएल है वो आपने कराई, एक दफा कराई, उसके बाद आपने खत्म कर दिया कि जी वो टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को हमने बच्चों को समझानी है। और ये एक तरफ आप कहते हैं हमने बच्चों को टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस समझानी है इसलिए हम पीजीएल खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टेस्ट सीरीज 4 मैचेस या 5 मैचेस की रखते ही नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा T20 क्रिकेट हो। तो क्या करना चाह रहा है पीसीबी, क्या नहीं करना चाह रहा, ये आप वही बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जो चैंपियंस कप है ये एक अच्छा टूर्नामेंट था, चाहे वनडे फॉर्मेट में होता, T20 फॉर्मेट में होता, अंडर 19 का भी या वुमेन का, इसको होना चाहिए था। मेंटोर्स वाले आप एलिमेंट को खत्म कर देते और इसमें ये भी था कि कंपलसरी था कि आपकी जो नेशनल स्टार्स हैं, जो नेशनल टीम के मेंबर्स हैं, वो भी खेलेंगे। तो अब जब आप इसकी जगह कोई और टूर्नामेंट लेके आएंगे, उसकी अगर इतनी वैल्यू नहीं है और उसमें आपने अगर बाउंड नहीं किया हुआ नेशनल प्लेयर्स को, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अवाम का भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा या व्यूअरशिप उसकी इतनी ज्यादा आएगी। तो मेरे ख्याल में तो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, मैं सही सब व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए चैंपियंस कप था, ये तो जाहिर है कि मतलब जो पेंटेंगुलर कप पाकिस्तान में एक ज़माने में होगा था, उसके ऊपर नए नाम की तख्ती लगाई गई थी जो मोहसिन नकवी साहब ने आगे लगाई थी। और मतलब मुझे नहीं पता कि ये फिर क्यों ख़त्म हो जाते हैं टूर्नामेंट सारे और एक दिन में चलते हैं, अगले दिन फिर मुझे ये लगता है कि हर बंदा जो है वो जो मशवरा मोहसिन नकवी साहब को देने की कोशिश करता है, मोहसिन नकवी साहब यकीनन उसको ज़िंदगी में एक बार कंसिडर करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई मशवरे हैं तो वो भी लिख के भिजवा दें। मुझे लग रहा है कि आजकल मशवरे तस्लीम होने का, मशवरों को जो है वो एक्सेप्ट करने का सीजन चल रहा है। तो इसका सारा नुकसान जो है वो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हो रहा है। जितनी टिंकरिंग की गई है इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ, मतलब मैं कायद आज़म ट्रॉफी जो है मेरा ख्याल है शायद वाहिद डोमेस्टिक का टूर्नामेंट होगा फर्स्ट क्लास का जिसमें 20 से ज़ायद बार फॉर्मेट बदला गया है। अच्छा। तो यहाँ पर ना प्लेयर्स को ये पता होता है कि हमने किस फॉर्मेट के तहत तैयारी करनी है, किस टूर्नामेंट तैयारी करनी है, और ना ही कोचेस को, सिलेक्टर्स को पता होता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। जो 2019 में हमने ये किया था कि हमने ये मतलब ऑस्ट्रेलिया की कॉपी करने की कोशिश की थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि स्टेट क्रिकेट होती है तो तमाम ख़त्म करके सिर्फ 6 टीमें बना दी गई थी। उससे ये हुआ था कि जो 1100 का पूल था प्लेयर्स का वो शॉर्ट होकर 150-180 पर आ गया। प्लेयर बेरोजगार हो गए, डोमेस्टिक के जो उनके कॉन्ट्रैक्ट से वो ख़त्म हो गए, करने में कुछ था नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो है अगर आप देखें तो वहाँ पर क्रिकेट के अलावा मेरा ख्याल है कि 100 तरह की स्पोर्ट्स वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर फुटी उनकी बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है, फुटबॉल की उनकी बहुत अच्छी टीम है, ओलंपिक्स में वो तरह तरह के मेडल लेकर आते हैं, हॉकी की टीम उनकी बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर तो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो लड़कों ने खेलने भी क्रिकेट है और उसको भी आपने जब स्क्वीज करके 6 टीमों तक ले आए तो उससे ये हुआ कि जो बेंच स्ट्रेंथ की अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले, हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनी, हमारी जो टेस्ट की टीम थी वो नहीं बनी, हमारी ओडीआई की टीम नहीं बनी। T20 के हमारे 11-15 प्लेयर थे जो T20 भी खेलते थे, वो ओडीआई भी खेलते थे, वो टेस्ट भी खेलते थे क्योंकि प्लेयर्स का पूल आपके पास था ही नहीं। फिर दोबारा ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब जब आए तो उन्होंने उस सिस्टम को दोबारा वापस लाने की कोशिश की, किसी ना किसी तरह रीजन को वापस लाया, डिपार्टमेंट्स को जब वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि नॉन टेक्निकल लोग थे जो क्रिकेट ना कभी खुद खेले हैं ना उन्हें मेरा ख्याल है कि जिसे कहते हैं गली मोहल्ले की सतह पर भी क्रिकेट टूर्नामेंट कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, वो बैठ के पीसीबी के अंदर इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं, इससे क्या नताइज बरामद होंगे और ये वाला सिस्टम भी कब तक चलेगा। हो सकता है कि अगले साल हमें कोई नया टूर्नामेंट देखने को मिले, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसका सारा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, और इस टाइम अफसोस तो मुझे उन मेंटोर्स पर हो रहा है जिनकी लगी लगाई रोजी जो है ना वो खत्म हो गई है। शायद अब वो 3 महीने की सैलरी जो है ना पहले अब ऐसी देखिए मेंटोर्स का जहाँ तक ताल्लुक है मुझे मतलब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वकाई यूनुस साहब ने हाथ जोड़ के कहा होगा कि मुझे मेंटोर लगा लें, या शुएब मलिक ने जो है वो जाके गोडे पकड़े होंगे कि जी मुझे लगा लें। मतलब मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ होगा। आपने मेंटोर्स के साथ मुआहदे किए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उन 2 सालों में। जी जी अहमद साहब, मैंने कहा वो खुद तो कोई नहीं आके कहता, लेकिन वो अंदर खाने दूसरों से सिफारिश करा लेते हैं ना कि आप जरा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लगाया तो पीसीबी नहीं है अल्टीमेटली। तो जब पीसीबी ने लगाया है तो पीसीबी ने रोल भी डिफाइन किए होंगे, और जब वो रोल डिफाइन थे तो फिर उन रोल्स के मुताबिक उनसे काम क्यों नहीं लिया गया। जब काम नहीं लिया गया तो फिर आपने इतने साल के कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों किए। तो मेंटोर्स को ब्लेम करने से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ब्लेम फिर वही पीसीबी और उस सिस्टम के ऊपर है जिन्होंने
और फिर घूम फिर के आपको यही 5-6 लोग ही क्यों मिलते हैं जिनको आप हर बार ले आते हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे। आकिब जावेद साहब उस दिन जो तीसरा मरहला खत्म हुआ है कैंप का, कंडीशनिंग कैंप का, उसके एंड पे आकिब जावेद साहब ने कहा कि जी 6 दिन के टूर्नामेंट, 6 दिन के कैंप लगाने से हमको बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। भाई पिछले 6 साल तो आप बैठे हुए पाकिस्तान की टीम में मुख्तलिफ कैपेसिटीज के अंदर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी आपके पास थी, पाकिस्तान क्रिकेट आप चलाते रहे हैं, रेड बॉल आप चलाई, व्हाइट बॉल आपने चलाई है, तो अब आप कह रहे हैं कि 6 दिन में प्लेयर तैयार नहीं होते, तो पिछले 6 साल आप क्या करते रहे? तो मसला ये है कि जो सिस्टम है पीसीबी का, मुझे नहीं समझ आ रही कि पीसीबी को वो वाले लोग क्यों नहीं मिल रहे जो आज भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं और वो समझते हैं कि क्रिकेट की कोचिंग कैसे होती है और प्लेयर को कैसे तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर एक प्लेयर के डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। मुझे नहीं समझ आ रही, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, पीसीबी को नजर क्यों नहीं आ रहा है ऐसे लोग। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से इस पर अहमद कोई साहब आपकी सर राय लेना चाहूंगा। 25 ममालिक से 2500 संजोग गुप्ता की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, उन 2500 संजोग गुप्ता में से एक को सिलेक्ट कर लिया गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी। जय शाह ने ये सिलेक्शन की है, जाहिर है एथियोपिया या युगांडा से जो प्लेयर जो बंदे ने अप्लाई करना था उसका तो होना नहीं था, तो वैसे इसका क्या रोल हो सकता है और क्रिकेट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि आईसीसी में और ओवरऑल क्रिकेट में बात करें तो इंडिया का होल्ड जो है ना वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस सिनेरियो में एक मजीद चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक इंडियन ले आए हैं, क्या कहेंगे? देखें, इंडियन अगर आप इस वक्त देखें तो चेयरमैन है आईसीसी के, और वो आप तो सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। आप आईसीसी का जरा डिजिटल उठा के देखें तो वो लगता है जैसे आईसीसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं है वो, बल्कि जय शाह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अभी रिसेंटली भी मैं देख रहा था कि किसी टेस्ट मैच की आई गेस एक हाईलाइट टाइप बना के रील डाली हुई थी इंस्टाग्राम पे आईसीसी के, जिसमें मेरे ख्याल में 13-14 दफा जय शाह साहब आए हैं और बाकी जो 5-6 क्लिप्स थे उनमें टोटल उस मैच के क्लिप्स थे। तो मेरे ख्याल में वो अपने बिल्कुल एक होल्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ नजर आ रहा था और उसको उन्होंने बरकरार रखने के लिए ये अपॉइंटमेंट की है। और आई थिंक देखें, कहने का मकसद ये है कि जब एक इंडियन एक इदारे का सरबराह है तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडियन कोई लेके आएगा, उसने पाकिस्तानी की एप्लीकेशन को या उसकी तो अपॉइंटमेंट करनी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो एक अवेयरनेस आ चुकी है तमाम क्रिकेट बोर्ड्स में और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो इस हद तक एटलीस्ट इतनी आ चुकी है कि हर बोर्ड को अब अपने लिए बात करना आ गई है और हर बोर्ड को अपने लिए स्टैंड देना आ गया है। और वो हमने देखा, अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा, और पाकिस्तान को भी अपना टाइम खत्म हो गया। कल के प्रोग्राम इस पर फर्दर भी बात करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।